कि कौन सी अहम खबरें बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले ये नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका। कुछ मेडिकल जांच का हवाला देकर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग। 1 जून तक मिली है जमानत। भीषण चक्रवाती से कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ रेमल। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर असर। राहत कार्य का जायजा लेने सड़कों पर उतरे राज्यपाल। लोकसभा के लिए आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने लगाया पूरा जोर। अमित शाह यूपी के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में, तो जेपी नड्डा ने भी आज वाराणसी में संभाली कमान। ओडिशा में मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार में राहुल गांधी और हिमाचल में आज प्रियंका की रैली। अखिलेश यादव गाजीपुर और चंदौली में गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। रफा में हमास के एक और ठिकाने पर इजराइल का हवाई हमला। कम से कम 35 लोगों की मौत, कई घायल। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगाई है। इसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल की ओर से पार्टी ये कह रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो तक घट गया। उनका कीटोन लेवल बहुत ऊंचा है। ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर कर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग जो है वो इस याचिका में की गई है। तो कई टेस्ट का जो हवाला है वो इस याचिका में दिया गया है अरविंद केजरीवाल द्वारा। मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली ज़रूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें ज़मानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दी है, अपनी जमानत की जो अर्जी है उसको बढ़ाने के लिए अर्जी दी गई है, 7 दिनों की मांग की है और मेडिकल टेस्ट का हवाला दिया गया है। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से 7 दिन की और मांग की गई है कि जमानत जो है उसको बढ़ाया जाए जिससे मेडिकल टेस्ट जो है वो करा सकें, क्या ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल बंद थे, 51 दिन जेल में बंद रहने के बाद 10 मई 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की जो ज्वाइंट बेंच थी, उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बिना पे जमानत दी कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ अपनी पार्टी के मुखिया है बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और 2 राज्यों में इनकी सरकार है, लिहाजा चुनाव को प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई। और ये जमानत जो है ये इनको 21 दिन की एक जमानत थी, 1 मई तक की जमानत थी जिसमें प्रचार कर सकते थे जिस दिन चुनाव के नतीजे आने हैं। और 2 मई को वापिस इनको तिहाड़ जेल जाना था इस मामले में। लेकिन सुबह आज जब अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक और नई जमानत याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम बेल को 7 दिन बढ़ाने की बात कही। उन्होंने हवाला दिया अपनी उस पिटीशन में कि मैक्स के डॉक्टरों ने जो जांच की है उसमें उस जांच में अगर कहें तो कीटोन लेवल जो है इनका काफी बढ़ गया है। इसके अलावा पेट और सीटी स्कैन सहित इनको कई टेस्ट कराने हैं जिसकी रिपोर्ट आने में लगभग
7 दिन का समय लग सकता है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का वजन लगातार घट रहा है, ऐसे में ये शंका है डॉक्टर्स को कि किसी गंभीर बीमारी के भी इसमें लक्षण हो सकते हैं, जी। इसलिए इनको 7 दिन की और अंतरिम जमानत दी जाए। आपको बता दें कि अब भी अरविंद केजरीवाल पंजाब में है, चुनाव प्रचार को लेकर लगातार वो एक्टिव है। और सभी ने देखा होगा कि जब से वो जेल में आए हैं, लगातार कई दौरे, कई नुक्कड़ सभाएं पूरे देश में चुनावी रैलियां कर रहे हैं और स्वास्थ्य का हवाला वो लगातार पहले भी देते आए हैं। जी अमरिंदर, लेकिन जी, इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब जेल प्रशासन के ऊपर इस तरह के आरोप लगे थे कि अरविंद केजरीवाल की जो डाइट है वो सही नहीं है, उनका वजन घट रहा है। और उसके बाद जब जेल प्रशासन द्वारा भी उनका जो मेडिकल टेस्ट है वो कराया गया था, तब तक सब सही था। अब लेकिन पार्टी ये कह रही है कि जेल में जाने के बाद इनका वजन कम हुआ है। जी, अभी पार्टी ने एक औपचारिक बयान जारी करते हुए बाकायदा ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल का वजन लगातार घट रहा है और इसी को दृष्टिकोण रखते हुए ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, इसलिए हमें उनकी कई जांच कराई है और जांच करानी है और उन जांच की रिपोर्ट को आने में लगभग 7 दिन का समय लग सकता है, इसलिए इन्हें 7 दिन की और अंतरिम जमानत दी जाए। मैं एक बात आपको बैकग्राउंड में लेके जाके बताना चाहता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ये पहले से ही कार्य प्रणाली नहीं रही है कि आपको अगर याद होगा कि जिस तरह से शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को लगातार 9 बार सम्मन मिले थे और उन सम्मन के दौरान केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने नहीं पेश हुए और उसके बाद जाके शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। और लगातार गिरफ्तारी के बाद देखिए, आपको जेल की अगर वो घटनाएं याद होगी, कोई ना कोई वजह से केजरीवाल लगातार सुर्खियों में रहे, चाहे खान पान की वजह रही हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की वजह रही हो। और ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल का चुनावी प्रचार लगभग समाप्ति की ओर है और अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल जाना है और क्योंकि अंतरिम जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को सरेंडर करना होगा और उनको तिहाड़ जेल में वापस जाना होगा। ऐसे में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी पार्टी अब एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का हवाला देकर नई नई दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दे रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार एक्टिव है। बिल्कुल अमरिंदर, और यही एक कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा करता है क्योंकि शायद कोई उनका जो कार्यक्रम है वहां पे स्वास्थ्य का हवाला दिया गया हो कि अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए नहीं आ सकते या तबीयत खराब है, इस तरह की बात अभी तक शायद निकल कर नहीं आई। आप लगातार कवर भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह की कोई बात पहले निकल कर आई है? और अभी जैसा आप बता भी रहे हैं कि पूरी तरीके से एक्टिव हैं, प्रचार प्रसार वो लगातार कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में है और मैं लगातार इस मामले को जब से फॉलो कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और स्वाति मालिवाल बेबस की पूरी घटना को, मैं लगातार अरविंद जी के आसपास रहा हूं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक ठाक है और पूरी जितनी एनर्जी है उनकी उससे ज्यादा एनर्जी से वो लगातार न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज और बाकी लोगों का कहना कि केजरीवाल का स्वास्थ्य जो है लगातार गिर रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है और वजन गिर रहा है, इसकी वजह से उन्हें और टेस्ट कराने हैं और इसके लिए उनको 1 हफ्ते की अंतरिम जमानत। चलिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर एक याचिका जो है और दी गई है केजरीवाल द्वारा, जिसमें मेडिकल आधार जो है उसको देते हुए कहा गया है कि 7 दिन की और जमानत जो है उनको बढ़ा दिया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली शराब नीति मामले में खासतौर से अगर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की हम बात करें तो बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता की जमानत याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया था। ईडी ने कहा कि उनकी रिहाई से आगे की जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं कोर्ट ने कविता के वकील की आंशिक दलीलें सुनी और आगे की कार्रवाई आज के लिए सूचीबद्ध है। तो खासतौर से अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज एक सुनवाई है वो इस मामले में होगी। कल भी जो दलीलें हैं वो सुनी गई थी। अब से पहले की अगर बात की जाए जो सुनवाई हुई थी तो दिल्ली हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी।
और वहीं टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन केस में बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने से रोक दिया था। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 20 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने एक आदेश में कहा था कि ये विज्ञापन अपमानजनक है और लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। 22 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि वे सिंगल जज बेंच से पारित हुए अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। इसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाई, जिस पर जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में 20 मई के अंतरिम आदेश के साथ साथ हाईकोर्ट से पारित आदेश पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। और आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं चक्रवाती तूफान रेमल की, जो अब कमजोर पड़ गया और अगले कुछ घंटों में इसके और वीक यानी कमजोर होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। लेकिन कल देर रात आए इस चक्रवाती तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में काफ़ी मुसीबत का सामना जो है वो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं लोगों को करना पड़ा। दरअसल यहाँ राजधानी कोलकाता और आसपास के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण हालात खराब हो गए। आम जनजीवन पर असर हुआ है। तेज हवा और भारी बारिश के कारण कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया है। हालांकि राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। और कोलकाता से हमारे संवाददाता दिव्येंदु जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्येंदु, जानना चाहेंगे आपसे, कल रात जब हमने इस तरह की जो लगातार खबर आई थी कि तट से टकराएगा, उसके बाद कल रात से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, किस तरह के हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं? दिव्येंदु जी। जी देखिए, यहाँ पे हम कोलकाता में मौजूद है और आप अगर मेरे पीछे ही देख सकते हैं तो वाटर लॉगिंग की स्थिति बन चुकी है। ये एक मेन आर्टेरियल रोड है कोलकाता की और यहाँ पर भी वाटर लॉगिंग है। साउथ कोलकाता से भी वाटर लॉगिंग की रिपोर्ट्स आ रही है हमारे पास। बट अभी जो मौसम का आपको अगर मैं जानकारी देना दूं तो बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और इनफैक्ट कल सुबह से ही पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो गई थी और जो दोपहर के बाद इनफैक्ट सिंस इवनिंग यहाँ पे बारिश काफ़ी बढ़ चुकी थी और जो विंड स्पीड जो शाम के वक्त जो कैलकाटा और उसके एडजॉइनिंग एरियाज है जो कि साउथ 24 परगनाज और नॉर्थ 24 परगनाज इंक्लूडिंग पूर्व मेदिनीपुर, जहां पे ये लैंडफॉल जो साउथ 24 परगनाज और पूर्व मेदिनीपुर में जहां लैंडफॉल हुआ था वहां पे विंड स्पीड था करीब 110 से 130 किलोमीटर पर आवर, जो कि कलकत्ता आते आते वो विंड स्पीड हो गया था 80 से 90 किलोमीटर पर आवर। अभी करेंटली अगर हम विंड स्पीड की बात करें तो वो है करीब 50 से 60 किलोमीटर पर आवर। रेनफॉल भी काफी ज्यादा हो रही है और सुबह से काफी हैवी रेनफॉल हो रही है यहाँ पे। बिंदु पहले जो एयरपोर्ट है, इनफैक्ट कल शाम से अभी तक रेनफॉल यहाँ पे रुकी नहीं है। बट काफी रोड्स वाटर लॉक्ड है, काफी पेड़ गिर चुके हैं और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है और एनडीआरएफ है उन लोग पेड़ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी जगहों से हमारे पास खबर आ रही है कि पेड़ हटाने की प्रक्रिया जारी है और जो लाइट पोल्स है, जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, वहां भी कुछ इलाकों में इलेक्ट्रिक पोल्स की अपरूटिंग का भी हमारे पास खबर आई है और जो कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इलेक्ट्रिक पोल्स की मरम्मत के लिए काम जारी किया है। कुछ बिल्डिंग्स जो पुरानी बिल्डिंग्स है कैलकाटा में, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स की वॉल्स कोलैप्स होने का भी खबर आया है और अभी ऑल्दो साइक्लोन काफी वीकेंड हो चुका है बट उसकी जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो पिछले कुछ घंटों से बढ़ते हुए नजर आ रहा है और ये ऐसा बारिश आज पूरे दिन इनफैक्ट कल सुबह दोपहर तक भी होने का संभावना है क्योंकि मौसम विभाग यही बता रहा है कि ये एक डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा। अभी तो सीवियर साइक्लोन से साइक्लोन में कन्वर्ट हुआ है। जी दिव्येंदु, लेकिन खासतौर से अगर बात की जाए कोलकाता एयरपोर्ट की, तो कल हमने देखा था वहाँ कैसे जो फ्लाइट्स थी, उड़ानें थी, रद्द कर दी गई थी। अभी भी क्या वही स्थिति बनी हुई है या जो उड़ानें हैं उनके लिए फिलहाल अनुकूल माना जा रहा है मौसम? देखिए, आज सुबह 9 बजे तक, इनफैक्ट कल 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे से लेके आज सुबह 9 बजे तक एयरपोर्ट बंद था। बट अभी क्योंकि साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो गया है, बट जो बारिश है ऑफकोर्स वो तो
कंटिन्यू रहेगा टिल टुमारो। बट अभी जो एयरपोर्ट है अभी नॉर्मल ऑपरेशनल, कोलकाता एयरपोर्ट नॉर्मली ऑपरेशनलाइज्ड है, बट ट्रेन सर्विसेज जो कोलकाता को बाकी सबअर्बन एरिया से कनेक्ट करता है, ट्रेन सर्विसेज में काफ़ी देरी की खबर आ रही है। और जो लोकल ट्रेन्स है जो एक सिटी से दूसरा सिटी और जो कोलकाता के सबअर्बन रीजन्स है उनको कनेक्ट करते हैं, ट्रेन्स में काफ़ी देरी की खबर आ रही है। आज मंडे भी है, लोग ऑफिसेज भी जा रहे हैं, बट डिस्पाइट दैट आप देख रहे हैं कि ट्रेन्स स्लो होने के कारण से काफ़ी लोगों को परेशानी भी हो रही है, वाटर लॉगिंग भी है, ट्रैफिक भी स्लो है। तो नेक्स्ट 2 दिन तक लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी तो झेलना पड़ेगा। जी, जाहिर तौर पर काफ़ी परेशानी जो है वो आम जनता को यहाँ पर हो रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता दिव्येंदु बता रहे थे कोलकाता में किस तरह की जो स्थिति है वो बनी हुई है और कैसे उससे निपटने के लिए लगातार जो एजेंसियां हैं वो प्रयास कर रही हैं। वहीं भारतीय कोस्ट गार्ड चक्रवाती तूफान रेमल के बाद की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। कोस्ट गार्ड के साथ आपदा प्रतिक्रिया टीम, जहाज, होवरक्राफ्ट चक्रवात रेमल के बाद की परिस्थितियों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। सावधान सावधान, ये भारतीय तटरक्षक की तरफ और इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद राहत और बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आज सुबह उन्होंने कोलकाता में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल ने तेज हवा और भारी बारिश के साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश के तट पर भी दस्तक दी। बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार आधी रात को चक्रवात सागर द्वीप और बांग्लादेश तट पर पहुंचा। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव से बांग्लादेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बांग्लादेश ने तटीय इलाकों से करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला है। बीएमडी ने बहुत भारी बारिश के कारण कॉक्स बाजार, बंदरबन, रंगमती, खाकराचारी और चट्टोग्राम के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका भी जताई है। तो लगातार जो रेमल के प्रभाव से हमने देखा ना सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश में भी जो प्रभाव है इसका वो देखा जा रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर भारत के मौसम को लेकर, यहाँ दरअसल हीट वेव की वजह से जो खासतौर से देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान का फलौदी लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बता दें शनिवार को फलौदी शहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं दिल्ली समेत कई राज्यों में लू कहर ढा रही है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां भी तेज तापमान की चपेट में हैं। शिमला में 30.6 डिग्री सेल्सियस के साथ इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा, जबकि ऊना की बात करें तो यहाँ 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो लगातार गर्मी का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए लक्ष्य आर्या हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ जयपुर से। लक्ष्य, जानना चाहेंगे लगातार फलौदी की भी अगर बात की जाए तो हमने देखा जो तापमान है 50 डिग्री पर वो पहुंच रहा है। आज के दिन की अगर बात की जाए किस तरीके के हालात और मौसम विभाग द्वारा क्या अनुमान है अगले दिनों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मुकुल, क्योंकि जो आगामी दिन है उसमें भी जो गर्मी से राहत है वो नहीं मिलने वाली है। जो नौ तपे का जो दौर है उससे जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, उसके साथ में जो पश्चिमी जिले हैं राजस्थान के, वहीं अधिकांश जो जिले हैं उसी के साथ में 44 से 50 डिग्री के बीच में जो तापमान बना हुआ है वो जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। मुकुल, मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे आपने भी बताया कि हाल ही में जो फलौदी का 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, 2016 में 51 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान पूरे देश में दर्ज किया गया था वो फलौदी दर्ज किया गया था। परंतु इस बार की जो गर्मी है मुझे लगता है कि जो पिछले सारे रिकॉर्ड है, क्योंकि 7 साल के रिकॉर्ड तो राजस्थान तोड़ ही चुका है, उसी के साथ में जो दुनिया के 10 गर्म शहर जो दर्ज किए जा रहे हैं उसमें राजस्थान के 7 शहर शामिल हैं। तो बड़ी जो विचलित करने वाली स्थिति राजस्थान में बनी हुई है। मेरे पीछे जो सूनी सड़कें हैं, जो अधिकांश सूनी सड़कें हैं, कुछ एकाध वाहन ही आपको नजर आ रहे होंगे, वो जता रही हैं,
बता रही हैं कि राजधानी में जो गर्मी के हालात इस प्रकार हैं तो 50 डिग्री में फलौदी के हाल क्या होंगे। वहीं जो मौसम विज्ञान केंद्र की मैं बात करूं तो 2 जून तक नौतपा बना रहेगा। वहीं जो जनजीवन है और जो लोग हैं उनको बाहर निकलने से परहेज की उनको सलाह दी गई है। वहीं अधिक से अधिक पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ, पानी पीने की, मुंह ढककर निकलने की, अनेक परहेज करने की उनको सलाह दी गई है। जैसे कि मुकुल आपने बताया कि जो गर्मी का प्रकोप पूरे उत्तरी भारत में बना हुआ है, परंतु उत्तरी भारत में मुख्य रूप से जो राजस्थान है वो जिस प्रकार ऐसे सूरज की तपन, मान लीजिए कि सूरज की पूरा जो प्रकोप है राजस्थान पे पड़ रहा है, वहीं लगातार जो तापमान है क्योंकि 48 से 50 डिग्री के बीच में अधिकांश जिलों का तापमान बना हुआ है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हो रहा होगा। वहीं इसी के मद्देनजर मुकुल जो प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है। चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इसी के साथ में जन अभियांत्रिकी विभाग पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में अनेक नवाचार किए हुए हैं। जो प्रशासन है उन्होंने रोड लाइट्स पे शेड लगाए हैं, ग्रीन शेड लगाए हैं, ताकि जो राहगीर हैं, जो वाहन चालक हैं, उनको थोड़ी गर्मी से थोड़ी राहत मिल पाए। वहीं लगातार सड़कों पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, एंटी स्मोक गन से छिड़काव किया जा रहा है मुकुल, ताकि जनता को थोड़ी राहत दिलाई जा सके इस गर्मी के भयंकर प्रकोप से। जी मुकुल। जी बिल्कुल, और खासतौर से लक्ष्य इस गर्मी के सितम से हमने देखा था कि जो लोग हैं किस कदर परेशान थे, लेकिन अब उम्मीद यही है कि कब इन जो अलग अलग क्षेत्र हैं तमाम जो कि भीषण गर्मी की चपेट में उनको राहत मिल पाती है। फिलहाल लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने, अगर गर्मी के हाल की बात की जाए क्या स्थिति बनी हुई है। और आइए अब बात करते हैं पुणे की। दरअसल यहाँ पे पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के खून के नमूनों में हेरफेर के आरोपी पुणे के ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। अपराध शाखा की टीम ने ससून अस्पताल फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय तवारे और डॉक्टर श्रीहरि हरसूल को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में नाबालिग आरोपी के खून के नमूनों में हेराफेरी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इन डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की गई है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य नेता इस अवसर पर उनकी समाधि स्थल शांतिवन पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंडित नेहरू का आज ही के दिन वर्ष 1964 में निधन हो गया था। सर्वमिज्जगादाय भ्रूः सुमंगला जय चैनगुम्नीलग्रीवो विलोहितः उतमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् तत्त्वा विश्वन्ति शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं 24 की चुनौती को लेकर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1 जून को मतदान होना है। देश की हॉट सीट वाराणसी में मतदान से पहले तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी की कैसी हैं तैयारियां और किन मुद्दों को लेकर पार्टी इस बार जनता के बीच में है, ये जानने के लिए बात की हमारे संवाददाता दीपिका ने यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद से। हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर जितिन प्रसाद जी। फिलहाल हम काशी में खड़े हैं, किस तरीके की तैयारियां चल रही है, कितनी कॉन्फिडेंट है बीजेपी काशी को लेकर, और जब हम मोदी जी की हैट्रिक की बात करें स्पेशली। बिल्कुल, जहां तक काशी का लोकसभा का चुनाव है और हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ जीत और हार का प्रश्न नहीं है, यहाँ जीत के अंतर का प्रश्न है। और जिस तरीके से तैयारी हो रही, जनता का रुझान है, प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हुए हैं, 10 वर्ष का कार्यकाल है, ट्रैक रिकॉर्ड सामने है, काम के आधार पे
मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ इतिहास बनने वाला है। इतनी प्रचंड बहुमत से जीत होगी कि सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे और भारी अंतर से जीत मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक हैट्रिक के बाद जो आप कह रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ, तो क्या प्रोमिसेस है जो हम काशी की जनता को देना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए काशी एक सांस्कृतिक धरोहर, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, और प्रधानमंत्री जी का यहाँ प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा ध्यान दिया है। यहाँ रोड्स, ओवर ब्रिजेस, सामान ब्रिजेस, यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तमाम उन चीज़ों पे दिया जा रहा है। ये सिर्फ बनारस तो है ही जो यहाँ लोग पूरे देश से आते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए और देश में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और जनता ललायत है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पे रिकॉर्ड मतों से पहुँचाए। सर, आखिरी फेज बाकी रह गया, वोटर्स को कुछ अपील करना चाहिए? बिल्कुल, वोटर से यही मैं कहूँगा, और ख़ास तौर से बनारस के वोटर्स के, कि जिस व्यक्ति का देश और विदेश में डंका बज रहा है मोदी जी का, वो व्यक्ति बनारस में प्रतिनिधित्व कर रहा है। और बनारस की जनता से विनम्र आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों के लिए और वोट डालने के लिए बाहर निकलें और अपने जो डेमोक्रेटिक राइट है उसका इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी को प्रचंड बहुमत से जिता के, रिकॉर्ड बना के विश्व में एक संदेश दें। ये सुना आपने जितिन प्रसाद जी को, जो यूपी मिनिस्टर है, और उन्होंने अपील की है सभी वोटर से कि भारी बहुमत में आएं और आकर भाजपा को जिताएं और अपना डेमोक्रेटिक राइट ज़रूर एक्सरसाइज करें। कैमरा पर्सन संजीव के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और वहीं बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये देश की हॉट सीट में से एक है, जहां देश की बड़ी बड़ी हस्तियां चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं, जिन्हें माले प्रत्याशी राजाराम सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह से टक्कर मिल रही है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने डेहरी ऑन सोन में काराकाट के एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वो अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। कितना बड़ा ये कहा जा रहा है कि देश की एकमात्र कंस्टिट्यूंसी है जिसमें इतने बड़े जो सितारे हैं वो प्रचार कर रहे हैं, आने वाले हैं। कितना बड़ा ये क्षण मानते हैं आप अपने लिए गौरवशाली? इस कंस्टिट्यूंसी में आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का भी मिला है, माननीय गृह मंत्री जी का भी मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मिला है। तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए, काराकाट क्षेत्र के तमाम वासियों के लिए इस तरह का क्षण बहुत ही गौरव का क्षण होता है जब इतने बड़े बड़े नेता इस क्षेत्र में आए हैं और कुछ लोग आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि माले और आपके बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन पवन सिंह जो बागी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थे, बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया। अब इसके बाद लगता है कि चीजें तेजी से बदल रही हैं। एनडीए गठबंधन के पक्ष में शुरुआती दौर से समाज के सभी वर्ग के लोगों का रुझान है, इसलिए यहाँ मुकाबला कहने के लिए तो दो गठबंधन के बीच है, लेकिन एक तरफा है। डालमिया नगर जो है कभी देश में सुर्खियां बटोरता था, तमाम जो फैक्ट्रियां थीं या तमाम जो उद्योग थे वो बंद हो गए। उपेंद्र कुशवाहा को इस बार चुनकर जाने का मौका मिलेगा तो किस तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र को चमकाएंगे? डालमिया नगर में रेल कारखाना खोलने का एक पुराना प्रस्ताव उस वक्त भी था, आज भी। हमने तमाम बाधाओं को उसी समय दूर कर दिया। अब जहां तक मामला पहुंच गया था, शिलान्यास का स्टेज आ गया था, लेकिन तब तक कार्यकाल पूरा हो गया, फिर मंत्रिपरिषद से हम अलग हो गए, इस कारण से नहीं हुआ उस समय। लेकिन अब जब हमने पता किया है तो जहां हम मामला को छोड़ कर आए थे वहीं का वहीं है। इस बार लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो शिलान्यास से उस मामले की शुरुआत होगी और इसी कार्यकाल में उसका उद्घाटन भी होगा, नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन हरीश्वर सिंह के साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो इस आखिरी चरण के लिए हॉट सीट पर देखिए, अलग अलग हॉट सीट हैं, उनमें किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की अगर सबसे चर्चित हॉट सीट वाराणसी की हम बात करें तो यहाँ पर 1 जून को मतदान होना है। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। डीडी न्यूज़ ने अजय राय से भी खास बातचीत की। 7वें और अंतिम चरण में देश की सबसे चर्चित सीट वाराणसी से चुनाव होने हैं। वाराणसी में विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अजय राय जी हमारे साथ हैं।
इसके पहले आप 2014 का चुनाव, 2009 का चुनाव, 2019 का चुनाव, तीनों चुनाव लड़ चुके हैं। ये चुनाव किस रूप में आप देख रहे हैं? ये जनता लड़ रही है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, क्योंकि जनता अब चुनाव जो इस बार का अपना वोट देने जा रही है वो अपने हक और अधिकार की बात कर रही है। 2014 के पहले की भी आपने काशी देखी, आज की भी काशी देखी है। कितना व्यापक बदलाव हुआ है आधारभूत संरचना और विकास के आधार पर? देखिए 2014 हमारा तो जन्म यही है, हम तो 69 के हमारे यहाँ जन्म, हम इसी जगह पे पैदा हुए हैं, इसी धरती पर पैदा हुए हैं। यहाँ पूरी तरीके से जो हमारी काशी का जो मूल स्वरूप था उसको ध्वस्त कर दिया मोदी जी ने। पिछली बार के मुकाबले जो स्थितियां होंगी वो आपको कितना माकूल दिखती हैं, कितनी प्रतिकूल दिखती हैं? आप देखिए माकूल का तो जवाब आप देख सकते हैं कि 2014 में मैं मोदी जी के सामने लड़ा था, 2019 में मोदी जी के सामने लड़ा था, 24 में मोदी जी के सामने हूँ। 14 में मोदी जी एक दिन भी बनारस रात को स्टे नहीं किए थे, 2019 में भी एक दिन भी रात रुके नहीं बनारस में, 24 में 2-2 दिन अभी तक रुक चुके हैं। अभी तक कोई हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कोई भी यहाँ नहीं आया, केवल काशी की जनता के दबाव में, काशी की जनता जो महान जनता है हमारी, उसके दबाव में मोदी जी बनारस में 2 दिन का स्टे हो गया अभी तक। अभी पूरे प्रदेश के स्तर पर अगर देखें तो कांग्रेस को कहां पर खड़ा पाते हैं? देखिए ऐसा है, कांग्रेस बटवृक्ष है, जिसको बोलते हैं ना बटवृक्ष, इसके जो तने हैं वो अपने आप जमीन में पकड़ते चले जाते हैं। वटवृक्ष है, इसको न कोई कमजोर कर पाया है न कोई कमजोर कर पाएगा। निश्चित तौर से कांग्रेस इस बार आप 4 जून को कांग्रेस का डंका पूरे देश में बजने जा रहा है, प्रदेश में बजने जा रहा है। निश्चित तौर से देख सकते हैं भाजपा के अगर अपने विकास के दावे हैं तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जातीय समीकरण और अन्य स्थितियों पर अपनी स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। जनता क्या जनादेश देगी ये 4 जून को पता चलेगा। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो जो जनता का जनादेश है 4 जून को वो सबके सामने होगा। वहीं 7वें और इस अंतिम चरण में पूर्वांचल की मिर्जापुर लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। इस सीट पर एनडीए की सहयोगी अपना दल से अनुप्रिया पटेल उम्मीदवार हैं, जबकि सपा की तरफ से रमेश बिंद चुनावी मैदान में हैं। रमेश बिंद भदोही से पिछली बार बीजेपी सांसद चुने गए थे, इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मिर्जापुर से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अब मिर्जापुर में अपना दल के उम्मीदवार से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। एनडीए की सहयोगी अपना दल की मुखिया और मिर्जापुर से उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल हमारे साथ हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। अनुप्रिया जी, हम देख रहे हैं कि लगातार जो धुआंधार प्रचार है वो अंतिम चरण के लिए हो रहा है, किन मुद्दों को आप उठा रही हैं? 2014 से पहले वो सब कुछ जो मिर्ज़ापुर में कभी नहीं था, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कनेक्टिविटी की दृष्टि से, वो सब कुछ इन 10 वर्षों में यहाँ पहुँचा है। और मिर्ज़ापुर का 10 वर्षों में जो बदलाव हुआ है, जो विकास हुआ है, मैं उसकी बात अपने आम जनमानस के बीच में कर रही हूं और तीसरी बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में उनका आशीर्वाद पाने की आकांक्षी भी हूं। पूरा एनडीए एक रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन चुनौती भी है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस है, वो लोग भी काफ़ी दावे कर रहे हैं। देखिए, दावे तो चुनाव में बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश का दृश्य देखिए आज। और आज यहाँ मिर्ज़ापुर में आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए लोगों में कितने लालायित थे, कितना लोगों में उत्साह, आनंद, उल्लास है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तो खास तौर से हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को इतने वर्षों तक राजनीतिक पार्टियों ने केवल एक चारागाह की तरह उपयोग किया, यहाँ के वोटर को सिर्फ इस्तेमाल किया। लेकिन हमारी दोनों सरकारों ने पूर्वांचल के विकास पर विशेष जोर दिया है और यहाँ का मतदाता भी पूरी मजबूती के साथ हमारे इस गठबंधन के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि 62 सालों में पहली बार एक महिला उम्मीदवार मैदान में है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं सरकार पे और सत्ता में आने पे कह रहे हैं कि बहुत वादे भी कर रहे हैं, कुछ गारंटी भी दी। विपक्ष के किसी भी प्रकार के दावों का कोई मतलब नहीं है। वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के आम मतदाता के समक्ष बेनकाब हो चुके हैं। और ये तमाम जो गठबंधन बने हैं, पूर्व में भी बहुत प्रयोग हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने सिर्फ और सिर्फ एनडीए को अपने दिल में बसाया है। मिर्जापुर में अगली प्राथमिकता क्या होगी जीतने पर? मेरी कोशिश होगी कि जनता के बीच में से और जो समस्याएं निकल कर आती हैं उन पर भी काम होगा और जो प्रोजेक्ट्स जिनका अभी शिलान्यास हुआ है चुनाव के पहले वो सारे प्रोजेक्ट्स को गति देकर समयबद्ध तरीके से उनको पूरा करा सकें। तो इस तरह से हम अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं उम्मीदवारों से। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मिर्जापुर।
और वहीं बिहार में 1 जून को आखिरी चरण में होने वाले मतदान में 3 लोकसभा क्षेत्र पर माले के प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नालंदा, आरा और काराकाट लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। आरा में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के खिलाफ और काराकाट में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ माले चुनाव लड़ रही हैं। माले के लिए कितनी हैं संभावनाएं और क्या कुछ हैं मुद्दे, इस पर सीपीआई एमएलए के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से हमारे संवाददाता राजेश राज ने विशेष बातचीत की। माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी राजाराम सिंह के प्रचार के लिए मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि देश में और काराकाट में प्राइम मुद्दे क्या हैं। संविधान बिल्कुल एक मुद्दा है देश में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तमाम घोषणाओं को सुनते हुए, उनके लेखों को पढ़ते हुए इनके मन में ये आशंका जगी है कि संविधान अब सुरक्षित नहीं है और इसीलिए संविधान को बचाना बिल्कुल मुद्दा है। आरक्षण में मोदी जी डरा रहे लोगों को, ये लोग आरक्षण छीन लेंगे, लेकिन सवाल है कि बिहार को आप देखिए, बिहार ने जब जाति आधारित जनगणना बिहार में हुई, हमने आरक्षण का विस्तार किया। बिहार में आपको 3 सीटें मिली हैं, नालंदा, आरा और काराकाट। दीपांकर भट्टाचार्य को कितनी संभावनाएं दिख रही हैं 3 सीटों पर? किस तरीके से आप फाइट कर रहे हैं और कितनी हम तो पूरे इस देश में हम तो देख रहे हैं कि संभावना है इंडिया गठबंधन को पूरा स्पष्ट बहुमत मिलेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारी ओर से पूरी ताकत। हमने इसीलिए बिहार में 3 और झारखंड में 1, हमने कहा कि 4 सीटें मिली है, बिल्कुल हमें चौका लगाना होगा। दीपांकर भट्टाचार्य जो माले के महासचिव है, उनका कहना है कि संभावनाएं पूरी हैं और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। कैमरामैन हरेश्वर सिंह के साथ काराकाट से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बेल की अवधि बढ़ाने की अपील के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान तो दिल्ली के सीएम ठीक थे, लेकिन अब अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज हैं। पूरे प्रचार में उनकी तबीयत ठीक थी, भीषण गर्मी में भी वो प्रचार कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, और अभी भी पंजाब के प्रचार में है। लेकिन अंतरिम बेल की अवधि बढ़ाई जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। नई नई बीमारियां बताई जा रही हैं। अगर आपको बीमारियां थी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए, और न्यायिक हिरासत में का इलाज नहीं होता है क्या? लेकिन जानबूझकर अब पंजाब के प्रचार में निकल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करें 7 दिन बढ़ाई जाए। ये उनका नौटंकीबाज एक ड्रामेबाज है, और मैं तो पंजाब की जनता से अपील कर रहा हूँ कि अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाले हैं। वहाँ इनको चक्कर आएंगे, ये गिर जाएंगे, ड्रामा करेंगे कि किसी तरह से मुझे सहानुभूति मिल सके, लेकिन पंजाब की जनता भी दिल्ली की जनता की तरह इनका सुपड़ा साफ करेगी। तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा जो हैं, उन्होंने नौटंकी करार दिया है अरविंद केजरीवाल को, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जमानत याचिका की जो अवधि है उसकी बढ़ाने की मांग की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। आखिरी चरण के तहत यहां 1 जून को मतदान होना है। पीयूष गोयल आज सुबह सैर के साथ चुनाव प्रचार करने लोगों के बीच पहुंच गए। सैर के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से वाराणसी के विकास को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनों को देखकर पता चलता है कि लोग भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पर लोगों का भरोसा इस चुनाव में दिख रहा है। मैंने जिंदगी में ऐसा आशीर्वाद शायद ही कभी कोई चुनाव में एक पक्ष, एक नेता के प्रति देखा हो। इस बार जो भारत के लोग, भारत की जनता, भारत के हमारे भाई बहन, मोदी का परिवार अपने आप से उमड़ के हर कार्यक्रम में आता था, जिस प्रकार से चुनाव के दिन 7, साढ़े 7 बजे तक लंबी लंबी कतार लग गई थी हर पोलिंग बूथ पर, ये दर्शाता है कि ये एक सकारात्मक लोगों के बीच में आशा कि देश एक विश्व गुरु बने, देश एक विश्व शक्ति बने, एक विकसित देश बने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपार विश्वास है, वो आज देखने को मिल रहा है इस चुनाव में। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह सबसे पहले कुशीनगर में रैली करेंगे। अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के समर्थन में यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर के बाद अमित शाह सलीमपुर में जनसभा कर
बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। इसके बाद वो चंदौली में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हुए मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें अंतिम और 7वें चरण पर टिकी हुई हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज काशी में सबसे पहले काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा मारवाड़ी समाज भवन में विद्युत बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद वो गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल ऑडिटोरियम में बुनकर कारीगर महासम्मेलन और सरोज पैलेस में प्रभावी मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो न सिर्फ बीजेपी या एनडीए बल्कि विपक्ष भी 2024 में बीजेपी के जीत के रथ को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस अपने 350 से अधिक की सीट के लक्ष्य के साथ मतदाताओं को लुभाने के लिए मैदान में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा के बालासोर में चुनाव प्रचार करेंगे और राहुल गांधी बिहार के बख्तियारपुर, दरियापुर और जगदीशपुर में मतदाताओं से आईएनडीए गठबंधन के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में से एक पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश का रण संभालेंगी। प्रियंका कांगड़ा और चंबा में 2 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर और चंदौली में यहां रैली करेंगे। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से जो संदेश मिल रहे हैं और जो माहौल बता रहा है और जो यहाँ पर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, इस बार न केवल गोरखपुर, बांसगांव और आसपास जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें सभी के सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन चुनिंदा सीटों पर देश की निगाहें टिकी हैं, गोरखपुर उनमें से एक है। इस सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। 2019 में जीतने वाले रवि किशन शुक्ल पर भाजपा ने अपने गढ़ में लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। उनका सीधा मुकाबला सपा की काजल निषाद से है। हालांकि बसपा ने जावेद सिमनानी को उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की राजनीति में गोरखपुर लोकसभा सीट की अहम भूमिका है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, पिछले 3-4 दशकों से यहाँ का गोरखनाथ मठ इसकी धुरी बना हुआ है। 1998 से 2017 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गोरखपुर के सांसद रहे और 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और उन्हें गोरखपुर सीट छोड़नी पड़ी। 2019 लोकसभा चुनाव में भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता से नेता बने रवि किशन को बीजेपी ने गोरखपुर से उतारा। वो पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। 2024 में बीजेपी ने फिर उन पर भरोसा जताया है। वो जनता से डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कमल के निशान के लिए जान झोंकने के लिए हर कार्यकर्ता तैयार है। 19 करोड़ कार्यकर्ता आज कहें तो शहीद हो जाए अपने इस देश के लिए। सड़क चमचमा रही है, क्रूज चल रहा है पानी में, काम है, बिजली है, पानी है, व्यवस्था है, जहाज है, रेलवे स्टेशन है, एम्स है, फर्टिलाइजर है, बताना कुछ नहीं। लोग ताका और वोट करा, ये देखला पा गईला वोट करा, ये मिला था वोट करा। इंडी गठबंधन की ओर से सपा उम्मीदवार काजल निषाद इस सीट पर भाजपा को चुनौती दे रही हैं। काजल भी अभिनय क्षेत्र से आती हैं और कांग्रेस के टिकट पर 2012 और सपा के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ ही 2023 में महापौर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई भी चुनाव जीत नहीं सकी। हालांकि काजल निषाद को पूरा भरोसा है कि जनता इस बार उन्हें जरूर समर्थन देगी। मैं यहीं की हूँ, यहाँ की बहुरिया हूँ, मैं लोकल हूँ। यहाँ मैं देख रही हूँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या है।
फ्लाईओवर बनने चाहिए जिससे ट्रैफिक की समस्या से जनता को छुटकारा मिल सके। तो मैं किसी गांव की प्रधान नहीं हूँ, मैं कोई बीडीसी नहीं हूँ, किसी पद पर नहीं हूँ, तब भी इतना दमदारी से जनता के लिए लड़ती हूँ। तो जब कुछ बन जाऊंगी तो कितना दमदारी से लड़ूंगी। वहीं बसपा ने गोरखपुर से जावेद सिमनानी को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस चुनावी लड़ाई के बीच जनता के अपने मुद्दे हैं और अपनी राय है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो इधर से कोई मुद्दा नहीं है। बस जो चल रहा है सतत वैसे ही चलता रहे। पहले में और अब में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस जो है समझ में आता है। हिंदू मुसलमान से हमको मतलब नहीं है, लेकिन चेंजिंग है। हाँ, गोरखपुर सीट के संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो शुरुआत से 1984 तक हुए 8 चुनावों में यहां 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि 2018 के लोकसभा उपचुनाव को छोड़कर 1989 से अब तक इस सीट पर भाजपा का वर्चस्व देखने को मिला। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर में जबरदस्त जीत हासिल की थी और गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से किसे जनादेश देती है। पूर्वांचल का प्रमुख शहर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं। ऐसे में गोरखपुर के नतीजे क्या होंगे, सभी की निगाहें लगी रहेंगी। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गोरखपुर। तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब देखना होगा कौन सी सीट कौन से दल या किस प्रत्याशी के खाते में जाती है। फिलहाल 24 की चुनौती में इतना ही। अब आइए रुक करते हैं बाकी की खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी में रिकॉर्ड मतदान के लिए स्थानीय लोगों को बधाई दी। चुनाव आयोग के पोस्ट को साझा करते हुए पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के लिए अनंतनाग राजौरी की मेरी बहनों और भाइयों को विशेष बधाई। उनकी उत्साहपूर्ण भागीदारी उनकी लोकतांत्रिक भावना का जीवंत प्रमाण है। ये संदेश साझा किया प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में जो रिकॉर्ड मतदान है इस बार वो होता नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बतौर रक्षा मंत्री वह ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। उनकी पार्टी ने कभी देश की सेना और जवानों की बहादुरी और शौर्य पर सवाल नहीं उठाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में भारत और चीन के बीच सकारात्मक माहौल में कमांडर स्तर पर चर्चा हो रही है। हालांकि अगर मैं खास तौर पर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करूंगा तो इससे लोगों को गर्व होगा। हालांकि मैं अभी इसके विवरण के बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं करना चाहता। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्लेस डेस्टिनेशंस में आयोजित वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम में भाग लिया। योग सत्र का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भारतीय दूतावास और WHO ने मिलकर किया। देश में तेजी से बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल से ठगी के मामलों को लेकर सरकार सख्त है। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल रोकने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि जालसाज भारतीय नागरिकों को भारतीय मोबाइल फोन नंबर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल कर रहे हैं। इन फोन कॉल से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर दूरसंचार सेवा प्रदाता ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल को पहचानने और उन्हें किसी भी भारतीय दूरसंचार ग्राहक तक पहुंचाने से रोकने में मदद करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है।
दूरसंचार विभाग के निर्देशों के मुताबिक भारतीय लैंडलाइन नंबरों के साथ आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल्स को दूरसंचार सेवा प्रदाता पहले से ही ब्लॉक कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अब दूरसंचार सेवा प्रदाता को ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल्स को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम यूजर्स की सुरक्षा के लिए संचार साथी पोर्टल सहित कई पहल भी की हुई हैं, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद अभी भी कुछ धोखेबाज ऐसे हो सकते हैं जो अन्य तरीकों से ठगी करने में सफल हो पाएं। ऐसी कॉल के लिए यूजर्स चक्षु पर फ्रॉड कम्युनिकेशन की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और अब खबर की बात करते हैं कारोबार जगत से भी। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत स्थिति में बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन के साथ ही विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगातार 34वें महीने में तेजी आई है। मई महीने में कंपोजिट पीएमआई बढ़कर 61.7 पर पहुंच गया, जो 14 साल में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। विनिर्माण क्षेत्र में मेक इन इंडिया का काफी असर हुआ है। इसकी बानगी हाल ही में जारी कंपोजिट पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में भी देखने को मिली है। मई महीने में कंपोजिट पीएमआई बढ़कर 61.7 पर पहुंच गया। देश में मांग को मिली गति खासकर सेवा क्षेत्र में तेजी आने से ऐसा हुआ है। HSBC की ओर से जारी ताजा सर्वे के मुताबिक भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगातार 34वें महीने में तेजी आई है, जो पिछले 14 साल की तीसरी सबसे मजबूत रीडिंग है। पीएमआई मजबूत बने रहने के कारण निजी क्षेत्र में नौकरियों का सृजन हुआ है और मासिक आधार पर रोजगार पिछले 2 साल से बढ़ रहा है। साथ ही सर्वे में कहा गया है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को मिलाकर 21 महीने में कारोबार की मात्रा सबसे तेजी से बढ़ी है। बैकलॉग बढ़ने के कारण अतिरिक्त कर्मचारियों को लेने के अलावा भारतीय विनिर्माताओं ने उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त सामग्री की खरीदारी भी की है। दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए पीएमआई में बढ़ोतरी होना इकोनॉमी के सेंटीमेंट के बारे में बताता है। सरल शब्दों में कहें तो पीएमआई जरिया है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार, नए ऑर्डर्स, बिजनेस एक्टिविटी को मापने का। साथ ही देश में महंगाई पर नियंत्रण और राजनीतिक स्थिरता के चलते भी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत की 2 फिनटेक कंपनियों ने साल 2018 से चले आ रहे विवाद को कोर्ट से बाहर आपस में मिलकर ही सुलझा लिया है। भारत पे ग्रुप और फोन पे ग्रुप ने आपस में मिलकर फैसला किया है कि वे दोनों पे शब्द को लेकर ट्रेडमार्क का दावा नहीं करेंगे। ये जानकारी दोनों फिनटेक फर्मों ने साझा बयान के जरिए दी। साझा बयान में कहा गया है कि दोनों कंपनियों ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में एक दूसरे के खिलाफ सभी विरोध को वापस लेने का फैसला किया है। लॉजिस्टिक्स कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने भारत के सबसे प्रमुख बंदरगाह मुद्रा पोर्ट पर रविवार को सबसे बड़े कंटेनर जहाज का स्वागत कर एक और रिकॉर्ड बनाया है। जहाज MSC अन्ना को 26 मई को मुद्रा पोर्ट पर डॉक किया गया, जो बंदरगाह और देश के समुद्री उद्योग दोनों के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। MSC अन्ना एक प्रभावशाली जहाज है जिसकी कुल लंबाई लगभग 399.98 मीटर है और ये 4 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसकी क्षमता 19,200 TEU है। ये किसी भारतीय बंदरगाह पर जाने की क्षमता के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है। मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो गया है, जो देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के लिए नई और वैकल्पिक ऊर्जा में एक बड़ा कदम है। ये प्लांट प्रतिदिन करीब 4.3 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जिसकी वॉल्यूम मात्रा के हिसाब से करीब 99.999% प्योरिटी होगी। गेल का कहना है कि ये प्लांट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, जिसने 2030 तक देश के लिए 5 मिलियन टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। शेयर बाजारों ने जनवरी-मार्च तिमाही में सूचीबद्धता अनिवार्यता को पूरा नहीं करने पर इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ONGC ऑयल इंडिया लिमिटेड और मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स पर कुल मिलाकर 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना इन पर 31 मार्च 2024 तक अपने निदेशक मंडल में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशकों या महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं करने के लिए लगाया गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।